गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं संजीव मिश्रा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज आपके सामने एक नए टॉपिक कैश बजट पर चर्चा करने जा रहा हूं और उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कैश बजट सामान्य रूप से बजट की एक ऐसी एक्टिविटी जहां पर केवल और केवल नगद लेन देन की एक्टिविटीज के संबंध में ही घटनाएं को लिखित किया जाता है। वह उधार होती हैं, पर आने वाले 1 से 2 माह में उन पर रिकवरी प्राप्त हो जाती है। सामान्य रूप से नगद खर्चों के रूप में सेल्स, परचेज, वेजेस इन्वॉल्व किए जाते हैं। अगर उधार माल बेचा है तो डेटर्स तैयार होंगे और परचेज किया है तो क्रेडिटर्स तैयार होते हैं। इस तरह से डेटर्स और क्रेडिटर्स की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है टाइम लेग। टाइम लेग मतलब समय विलंबना। समय विलंबना की एक्टिविटी वह एक्टिविटी है जिसमें कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष को भुगतान करने में दी गई छूट होती है। वह एक छोटे समय के लिए भी हो सकती है और वो बड़े समय के लिए भी हो सकती है। उसमें अगर समय विलंबना बोले 1/3, इसका मतलब 2/3 हिस्सा का भुगतान पहले प्राप्त हो जाएगा और 1/3 का उसके बाद होगा। इस तरह की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा समय पे भी बोला जाता है 1/2 माह और ऐसी एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं। आगे अगर 2 माह बोला है तो 1 माह छोड़ देंगे, उसके बाद वाला माह छोड़ेंगे, उसके बाद भुगतान होगा। यानी फरवरी में अगर के बाद 2 माह बोला है तो उसका भुगतान फरवरी और मार्च छोड़कर अप्रैल माह में होगा। इस तरह की विचारों के साथ कैश बजट बनाए जाते हैं। इसका मेन उद्देश्य कंपनी अपनी बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने के लिए करता है, ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह की बड़ी आवश्यकताएं हों तो आवश्यकताएं पूर्ण की जा सकें। तो इसके लिए एक कंडीशन लेते हैं जिसमें सवाल पर यह दिया हुआ है कि एक विशेष वर्ष में अप्रैल से जून तक का कैश बजट बनाना है, जिसके संबंध में बिक्री, क्रय और मजदूरी दी हुई है और साथ में उधार बिक्री 50% से अधिक दिया हुआ है और बिक्री के अगले 5 माह में प्राप्त हो जाती है तथा शेष बिक्री के दूसरे माह में प्राप्त होता है। लेनदारों को क्रय के अगले माह में अदा कर देना है, ये जानकारी दी और साथ में प्रारंभिक कैश दिया हुआ है। तो पहले इसमें कैश बजट नहीं बनेगा, पहले इसमें बनेगा आपका सेल्स से संबंधित एक्टिविटी। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स बनाएंगे, जिसके लिए माह निर्धारित होंगे। इस तरह से अब जितने माह हैं उनकी सारी की सब जानकारियां मेंटेन की जाएंगी। तो देखिए, मैंने कॉलम बना लिया मंथ, टोटल सेल्स फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। ऐसे ही मंथ इधर भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। सेल दिए सवाल पर 1,80,000, 1,92,000, 1,08,000, 1,74,000, 1,26,000 ये दी है। अब सवाल पर जानकारी ये दे रखा है कि बिक्री जिस माह का है उसके 1 माह बाद उसका आधा भुगतान प्राप्त होता है और आधा उसके बाद वाले माह में। यानी फरवरी की बिक्री जो हुई इसका पेमेंट फरवरी में नहीं मार्च में मिल रहा है 50%, तो 90,000। अप्रैल में 90,000 लिख लिया। मार्च की बिक्री का पेमेंट अप्रैल और मई में मिलेगा। अप्रैल का पेमेंट
मई और जून में मिलेगा। मई का पेमेंट जून में मिलेगा। 1,74,000 है, तो इसका आधा हो गया 87,000। और उसके बाद की जो महीने हैं, जैसे जून में बिक्री हुई है, जून का पेमेंट इस महीने मिलेगा, मतलब ये जुलाई में जाएगा। तो ये 87,000 ये भी लिखे ले रहे हैं आपको समझ के लिए, ताकि ये ना रहे कि छूट गया है। लेकिन सवाल में जो जानकारी है वो केवल अप्रैल, मई और जून की एक्टिविटीज़ के बीच की ही बिक्री के संबंध में इम्प्लीमेंट करना है। जोड़ लेते हैं। तो 90, 96, 1,86,000। मई की बिक्री हुई, जोड़ लिया 1.5 लाख। 54, 87, 1,41,000। इस माह की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश बजट केवल इतने माह का बनाना है, इसलिए उतनी ही जानकारी इम्प्लीमेंट की जा रही है। अब क्या करते हैं, अब इसके बाद बना लेते हैं कैश बजट प्रोफार्मा। इसके लिए फॉर्मेट मेंटेन होगा सामान्य रूप से पर्टिकुलर अप्रैल, मई और जून मेंटेन कर लिया। अप्रैल, मई, जून, ये 3 माह का ही बनाना है, इसलिए 3 माह के लिए ही मेंटेन करेंगे। यहां पर पर्टिकुलर लिख दिया। अब करना क्या है, सवाल में जो दिया हुआ है 1 अप्रैल का प्रारंभिक शेष, तो वहां पर पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। 1 अप्रैल का प्रारंभिक शेष 25,000 रुपए है। अभी मई और जून की जानकारी नहीं है, आगे निकलेगा। अब इसमें जो भी प्राप्तियां हैं वो लिखेंगे। रिसीप्ट्स लिखे जाएंगे। रिसीप्ट्स जहां से पेमेंट मिला है, तो कलेक्शन ऑफ डेटर्स, क्योंकि ये हम ऊपर बनाए हैं यहाँ पर, तो कलेक्शन ऑफ डेटर्स मतलब उधार भी बिक्री पर जो पेमेंट मिल रहा था, तो वो लिखा अप्रैल में 1,86,000, मई में 1.5 लाख और जून में 1,41,000 रुपये मिला है। अब इस एक्टिविटी को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ लिया, तो आप सोच रहे हैं मई और जून कैसे जुड़ेगा, वो अभी नहीं जुड़ेगा, मई अप्रैल महीने के कैरी फॉरवर्ड होने के बाद होगा। यहाँ पर जोड़ लिया, तो ये आपका आ गया टोटल 1,86,25 2,11,000। यहाँ पर हमने प्रोफार्मा में कर दिया, इसको टोटल कर लिया, ए लिख लिया। वो अब इसके बाद रिसिप्ट है, तो पेमेंट्स भी होंगे। पेमेंट दिया है पे टू क्रेडिटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब खरीदार हम बेचते हैं तो डेटर्स तैयार होते हैं, तो जब हम खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स प्रिपेयर होते हैं। और वेजेस, इसके संबंध में सवाल पर जानकारी दी हुई है कि जो भी उधार भुगतान है वह क्रमशः 1 माह बाद प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा देखा आपने, फरवरी मार्च का नहीं है, तो वो नहीं है माल खरीदने पर, तो फरवरी में 1,24,800 का है जिसे मार्च में प्राप्त होगा, और मार्च की जो बिक्री है वो अप्रैल में होगी। तो अप्रैल में जो माल खरीदा था वो अगस्त कब जाएगा, मई में जाएगा, और मई का जून में जाएगा। 1 माह बाद भुगतान की व्यवस्था रखी गई है, क्रेडिट फैसिलिटी 1 माह की दी गई है। तो यहाँ पर हमने सवाल से दी हुई जानकारी के हिसाब से मार्च में की आप भुगतान जो अप्रैल में करना है वही लिखा। ऐसे ही अप्रैल का भुगतान जो मई में होगा वो लिखा 2,43,000, और इसी प्रकार से इस मई माह का भुगतान जून में होगा 2,46,000 का भुगतान हुआ। वेजेस है तो मजदूरी के साथ की एक्टिविटी है। यहाँ पर क्या मजदूरी हमेशा चालू महीने में ही मिल जाता है, तो मजदूरी को चालू महीने में ही रखेंगे। 11,000 रुपये अप्रैल का,
मई का 10,000 रुपये और जून का 15,000 रुपये। अब इनको पुनः जोड़ लेते हैं। जोड़ लिया, टोटल ऑफ बी कर दिया, जोड़ा तो 1,55,000। इसको जोड़ लिया तो 2,53,000। इसको जोड़ा तो 2,61,000 हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। क्लोजिंग बैलेंस निकलता है ए माइनस बी। प्राप्तियों में सारे भुगतान को घटा देते हैं। 2,11,000 में 1,55,000 घटाया, 56,000 रुपये बचा। अब इसके बाद 56,000 बचा तो ये 56,000 रुपये अगले माह का ओपनिंग बैलेंस हो गया। जोड़ लिया, टोटल 2,06,000 हो गए। 2,06,000 में आप प्राप्त किया और भुगतान इतना करना है तो आप 2,53,000, तो आप 47,000 रुपये निगेटिव पे गए। तो ये राशि अब कहाँ से व्यवस्था करनी पड़ेगी हमें, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी बैंक ओवरड्राफ्ट से, बैंक से निकालना पड़ेगा। 47,000 रुपये वो व्यवस्था की गई। तो अब हमारे पास जून में कोई भी प्रारंभिक शेष नहीं है, लेकिन 47,000 निगेटिव है, तो हमको वो पैसा हमारे पुरानी प्राप्तियों से ही एडजस्ट करना होगा। तो 94,000 रुपये ये आया, माइनस 47,000 में 1,41,000 घटाया तो 94,000 आया। अब यहाँ पर 2,46,000 में ये जोड़ लिया, तब देखिए यहाँ पर कुल प्राप्ति 94,000 और ये है, तो हमको कुल मिलाकर माइनस 1,67,000 रुपये का अधिविकर्ष हुआ। लेकिन अधिकतम बैंक ओवरड्राफ्ट की जो व्यवस्था रखी गई है, वह जो अतिरिक्त यहाँ पर और जो जरूरत है, 47,000 निकाल चुके हैं, रिमेनिंग 1,20,000 रुपये और बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में निकाला जाएगा। इस तरह से कैश बजट की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू।